बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त और मैं हूं इरफान भट्टी। सामीन मोहतरम, प्रोग्राम है CDC टाइम और हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर ज़रफ़िशान रियाज़। डॉक्टर साहब, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में पिछले 1 साल से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आज जो टॉपिक जिस पे डिस्कशन करनी है वो मसल डिस्ट्रॉफी है। तो ये क्या चीज़ होती है, इसकी कोई कैसे आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे इस चीज़ को? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बेसिकली हमारे पास एक ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिजीज़ होता है जिसमें जो है वो हमारी जिस्म के मुख्तलिफ मतलब ग्रुप ऑफ मसल, एक मसल नहीं डिफरेंट मसल्स जो होते हैं उनकी जो है वो वीकनेस हो रही होती है। अच्छा। और ये वीकनेस जो होती है वो टाइम के साथ जो होती है वो प्रोग्रेस कर रही होती है, वर्स हो रही होती है और मसल्स बढ़ रही होती है, जी बढ़ रही होती है। और इसके अल्टीमेट फिर इसका क्या इफेक्ट आ रहा होता है कि जितने भी हमारी बॉडी के मसल्स का जो फंक्शन होता है और उनका जो स्ट्रेंथ होती है वो अफेक्ट हो रही होती है। और इसमें फिर हमारे पास क्या होता है, जैसे आपको पता होगा मसल्स जो होते हैं वो बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब मसल्स वीक हो रहे होंगे तो जो हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं अल्टीमेट वो भी अफेक्ट हो रही होती हैं। सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और मसल वीकनेस में कोई फ़र्क है? जी अगर हम बात करें मस्कुलर वीकनेस की, तो मस्कुलर वीकनेस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। जिस तरह मस्कुलर वीकनेस है उसे हम जो है वो डिफरेंट अगर आप कह सकते हैं कि डिजीज़ के साथ जो है ना वो लिंक कर सकते हैं। लेकिन जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसकी कुछ ख़ास वजूहात होती हैं जिनकी वजह से वो हो रहा होता है। जो मस्कुलर वीकनेस है वो हमारे पास जिस तरह आप कह सकते हैं कि अगर एक्सरसाइज नहीं करता कोई बंदा या एज के साथ रिलेट कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट डिजीज़ हैं जिस तरह हमारे पास आ जाती हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं या किसी भी किस्म की कोई मसल की इंजरी हो गई है या मसल फटीग है तो वो उसके साथ रिलेट होता है। लेकिन जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है इसमें स्पेशल किस्म की जो प्रोटीन्स होती हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो रही होती है ये उनकी वजह से हो रहा होता है। और ये बाय बर्थ ये प्रॉब्लम आता है, जैसे आपने कहा कि ये जेनेटिक है, मतलब ये मोरूसी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो एक इसकी किस्म नहीं होती। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की हमारे पास जो है वो बहुत सारी इकसाम होती हैं। तो अब वो जो इकसाम होती हैं अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कुछ जो हैं, जिस तरह मैं बात करना चाहती हूँ डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक इसकी टाइप है। उसमें ये होता है कि वो अर्ली चाइल्डहुड में डायग्नोज हो जाती है, बचपन में। जिस तरह 2 to 3 ईयर्स की एज में जाके उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो अपीयर होना शुरू होते हैं। और जो अगर आप करें कि लिम्ब गिर्डल एक इसकी टाइप होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वो जो है उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो अडल्टहुड में जाके लाइक 23 ईयर्स की एज में तब जाके पता चलते हैं। इस तरह इसके अलावा एक टाइप होती है जो कि कॉन्जेनिटल होती है। कॉन्जेनिटल जो है वो बाय बर्थ मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो तब पता चलती है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। डिफरेंट टाइप्स होती अच्छा, हैं। टॉपिक पे तो हम डॉक्टर साहब बात करते रहेंगे, लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप पिछले 1 साल से चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के साथ वाबस्ता हैं। मैंने एक शॉर्ट सा तारुफ आपका कराया, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा डिटेल तारुफ अपने सामीन के लिए, क्योंकि आप हमारे साथ पहले प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं, तो थोड़ा सा डिटेल तारुफ आप कराइएगा और ख़ास तौर पे फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ कैसे रुझान हुआ आपका आने का? अच्छा, मैं चाइल्ड डेवलपमेंटल में तकरीबन 1 साल से काम कर रही हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर में आने का मेरा इस तरह हुआ कि मेरे जानने वालों में थी जिसको जो है वो इस तरह का मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ही का इशू रहा है। तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ से बिल्ड हुआ क्योंकि अक्सर उनको हम लेके जाते रहते थे फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो वहाँ पे जब उनको डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ वगैरह करवाते थे और इस तरह उनका साथ होता था तो अक्सर मैं जाती थी। तो वहाँ से फिर मुझे हुआ कि मुझे भी इसी फील्ड में जाना है क्योंकि ये एक डिफरेंट फील्ड है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बाय चॉइस आपने अडॉप्ट की है। मैंने ये अडॉप्ट किया। अमूमन देखने में आता है कि बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कंपटीशन है, टफ नहीं कर पाते, तो फिर वो आते हैं डेंटिस्ट्री की तरफ आते हैं, लेकिन वहाँ पे भी नहीं हो पाता, फिर आते कहते हैं तीसरी चॉइस होती है आपके पास। मेरी चॉइस ही यही थी क्योंकि मैंने जो है वो उनके साथ जाती थी अपने फैमिली मेम्बर के साथ, तो फिर मैंने वहाँ पे उनको देखा है तो मेरा रुझान जो है वो इस तरफ आया था फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ, तो मैंने फिर ये फील्ड सेलेक्ट की थी। अगर हम इसको करियर के तौर पे देखें तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या स्कोप है इसका?
पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो टाइम टू टाइम जो है इसका स्कोप काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अब लोगों में काफ़ी हद तक अवेयरनेस जो है वो इस चीज़ की आ चुकी है। अगर आप देखें तो अब हमारे पास काफ़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा अगर मैं प्राइवेट क्लिनिक्स की बात करूं तो बहुत ज़्यादा प्राइवेट क्लिनिक्स हैं। और आजकल अगर हम बात करें तो इर्द गिर्द हमें काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो फ़िज़ियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर जगह पे अब फ़िज़ियोज़ के पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस चीज़ की जो है वाकई बहुत ज़्यादा अब टाइम टू टाइम जो है लोगों में अवेयरनेस काफ़ी आ रही है इस चीज़ की। सही है। तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के बारे में थोड़ा डिटेल बताइएगा, क्योंकि होता यूँ है कि अमूमन हर प्रोग्राम में नए सामीन साथ ऐड होते हैं, नए लोग देखने वाले ऐड होते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए अगर चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का थोड़ा आप तारुफ करा दें। चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर जो है वो 2011 में बना था और यहाँ पे जो है वो हमारे पास 4 डिफरेंट तरह की जो हैं वो डोमेन्स हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारा फ़िज़ियोथेरेपी अपना डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ और डिजीज़ के साथ बच्चे आते हैं। अगर मैं डिजीज़ वगैरह आपको बताऊं तो सेरिब्रल पाल्सी के साथ बच्चे आते हैं हमारे पास, डाउन सिंड्रोम के साथ आ रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है एम्पटीसेला सिंड्रोम, इस तरह डिफरेंट सिंड्रोम्स के साथ भी बच्चे आते हैं जिनकी हम थेरेपीज़ करते हैं ताकि उनका जो है फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको इम्प्रूव किया जाए और वो अपनी जो है इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो गुजार सकें, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर है उसमें स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट है, जिसमें डिफरेंट स्पीच थेरेपिस्ट हैं और वो बच्चों की जो है वो स्पीच पे काम कर रहे हैं ताकि बच्चे जो है बेहतर बोल सके। डिफरेंट डिजीज़ की वजह से जो है बच्चे नहीं बोल सकते, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके अलावा हमारे पास ADLs है जिसमें एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है, जिसमें बच्चों को रोज़मर्रा के डिफरेंट जो है वो काम करवाए जाते हैं, जिस तरह हैंड वॉशिंग है, फेस वॉशिंग है, शर्ट वेयरिंग हो गई, सेल्फ फीडिंग है उनकी, इन चीज़ों पे जो है वो काम किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास IP है जो कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों की जो है वो डिफरेंट स्कूलिंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे भी काम किया जा रहा होता है। इन सब चीज़ों के साथ साथ हमारे पास वहाँ पे बिहेवियर थेरेपिस्ट भी मौजूद हैं जो कि बच्चों के डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, ज़ाहिर बात है, तो उनको मैनेज कर रहे होते हैं इन सब चीज़ों के साथ साथ। आप क्या समझती हैं कि कोई चैलेंजिंग जॉब है ये ऐसी जगह पे जहाँ पे बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी अवारज़ का शिकार होके आते हैं? जी जी बिल्कुल, एक तरह से चैलेंजिंग जॉब है क्योंकि ज़ाहिर बात है एक बच्चे कुछ जो हैं वो बहुत हाइपर होते हैं, तो उसके साथ फिर आपको अपना बिहेवियर भी मैनेज करना होता है कि कहीं आप किसी बच्चे के साथ ज़्यादा हाइपर ना हो जाएं, क्योंकि उन बच्चों में तो थोड़ा सा होता है कि एग्रेशन है या हाइपर हो जाते हैं, लेकिन हमें फिर अपना बिहेवियर जो है वो मेंटेन करना थोड़ा सम टाइम मुश्किल भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक चैलेंजिंग है। तो आप अपनी जॉब को एंजॉय भी करती हैं? जी, डिफरेंट, क्योंकि जब से मैं चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर में आई हूँ तो वो डिजीज़ के साथ जो बच्चे हम खाली लेक्चर्स में पढ़ते थे, तो अब मुझे वो चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर काम करने का मौका मिला है। डिफरेंट डाउन्स के जो बच्चे हैं, स्पेशली डिफरेंट तरह के जितने भी हमने बुक्स वगैरह में देखे थे, वो चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। सही हो गया। हम बात कर रहे थे जो टॉपिक है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रोफी का, उस पे आपने सिम्टम्स की, आपने कुछ टाइप्स 3-4 किस्म की टाइप्स हमारे साथ शेयर की और बाज़ ऐसी टाइप्स हैं आपने कहा कि बिल्कुल फ्रॉम द बर्थ ही पता चल जाता है उसके मुख्तलिफ। तो क्या जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं और वजूहात क्या होती हैं ये चीज़ डेवलप होने में? जो हमारे पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ना, अगर मैं बात करूँ तो इसकी एक वजह यह है कि जेनेटिक म्यूटेशन, जो जीन्स के अंदर बाज़ औक़ात चेंजेस आ रही होती हैं और ये चेंजेस सम टाइम पेरेंट्स की तरफ से जो जीन्स इनहेरिट हो रहे होते हैं वो भी फॉल्टी जीन जो है वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो डेवलप होती है। बाज़ औक़ात अगर मैं बात करूँ तो इसका कोई कॉज नहीं भी होता, स्पॉन्टेनियसली ये अकर हो जाती है। जो मेन इसका अगर मैं बात करना चाहूँ तो जो मेन इसका कॉज है वो हमारे पास है कि एक हमारे पास डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है। अगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाए, उसकी कमी हो जाए, तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो अकर हो रही होती है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है ना वो हमारे पास एक मेन प्रोटीन होता है जो कि बेसिकली नॉर्मल अगर मैं बात करना चाहूँ मसल का जो फंक्शन होता है उसकी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब ज़ाहिर बात है कि एक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डेवलप होती है और अल्टीमेट जो है मसल वीकनेस अकर होती है। तो फिर हमारा जो मसल्स के फंक्शन हैं, जो स्ट्रेंथ है, वो अफेक्ट हो जाती है।
इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करना चाहूँ तो जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो जिस तरह डिफरेंट टाइप्स की मैंने बात की कि कुछ में जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में पता चल रहे हैं, कुछ अडल्टहुड में जाके अपीयर होते हैं। तो ज़ाहिर बात है, जिस तरह देखें मैंने पहले भी बताया कि जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है उसकी डेफिशिएंसी है। तो जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी आई, मसल का फंक्शन जो है वो अफेक्ट हुआ, उसके रिजल्ट में क्या होता है कि फॉल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे पहला अगर सिम्टम जो है तो वो फ्रीक्वेंट उसके फॉल्स अकर हो रहे होते हैं। फिर इनमें ये होता है कि अगर बैलेंस का भी इशू होता है। जी, बैलेंस का भी इशू आ रहा होता है। ज़ाहिर बात है, मसल वीक है तो बैलेंस का भी इशू आएगा। उसके अलावा स्टेयर्स चढ़ने उतरने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही होगी। क्वाड्रिसेप हमारा एक मसल होता है जो कि हमें हेल्प कर रहा होता है, मेन मसल होता है जो कि इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में। उसकी वीकनेस सबसे पहले आती है, तो उसके रिज़ल्ट में जो है वो स्टेयर जो क्लाइंबिंग है उसमें बहुत अफेक्ट आ रहा होता है। उसके अलावा अब ये होता है कि जब बंदा बैठता है, बैठने से उठने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही होती है, और अगर लेट गया तो लेटने से फिर उठने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही होती है। इसके अलावा इसमें क्या हो रहा होता है कि हमारे जो स्पाइन की अगर मैं बात करना चाहूँ, हमारी जो बैक है उसके जब मसल वीक होते हैं तो उसमें फिर हमारे पास डिफरेंट पोस्चर जो है वो डेवलप हो जाते हैं। पुअर पोस्चर जिसे मैं कहना चाहूँ, जिसमें हमारे पास स्कोलियोसिस एक ऐसा पोस्चर होता है जिसमें हमारी स्पाइन जो है वो एस शेप बन जाती है। उसके अलावा लॉर्डोटिक पोस्चर होता है। लॉर्डोटिक पोस्चर में जो बैक पे हमारी जो है वो एक्सेसिव अंदर की तरफ हो जाती है। इसी तरह हमारे पास इसमें इन सब चीज़ों के अलावा जो आ रहा होता है वो ब्रीथिंग के इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं। अगर ब्रीथिंग के मसल्स जो हैं उनकी वीकनेस आएगी तो ऑब्वियस बात है हमारी ब्रीथिंग भी जो है वो अफेक्ट हो रही होती है। साथ साथ अगर फेस के मसल्स वीक हो जाएं तो ज़ाहिर बात है फिर उस पर भी अफेक्ट आता है, हमारी विजन पे भी अफेक्ट आ रहा होता है। अच्छा। इन सब चीज़ों के अलावा जो है ना, ये हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं ना उन पे भी, जिस तरह हार्ट हो गया, उसको भी अफेक्ट कर रही होती है। और इनका जो मैं सिम्टम्स बताऊं तो जो हमारे लेग के मसल्स होते हैं, जो थाई के मसल्स हैं स्पेशली, उनका साइज़ कम हो जाता है। उसके अलावा हमारी लेग के और मसल्स होते हैं जिसमें काफ के मसल्स हैं, उनका साइज़ जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है। उसके अलावा ये बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर टो स्टैंडिंग इनमें होती है, टो स्टैंडिंग आ जाती है। टो स्टैंडिंग के साथ साथ इनका जो है वो गेट पैटर्न चेंज हो जाता है। गेट पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक एबनॉर्मल गेट पैटर्न होता है जिसे वॉल्टिंग गेट कहते हैं, वो डेवलप हो जाता है। उसके अलावा इसमें जो है हमारे पास लेटर ऑन जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी आ जाती हैं बच्चों के जो है माइलस्टोन डिलेज भी होते हैं इसमें। सही है। अच्छा, ऐसा है कि हमें कुछ सवालात भी आ रहे हैं, वो मैं वक्फे से वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मुझे बताएं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? अच्छा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के इसमें जो है रिस्क फैक्टर्स में ये मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है। किसी भी मतलब के हो सकती है, कोई एज का फ़र्क नहीं है, सब में हो सकता है इसका। उसके अलावा जो है ना कुछ टाइप्स हैं, जिस तरह अगर मैं बात करना चाहूँ कि जो डुशीन इसकी जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है वो बॉयज़ में जो है ना लड़कों में कॉमन होती है जी। उसके अलावा हमारे पास जो है इसमें फैमिली हिस्ट्री अगर रन कर रही है तो उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो डेवलप हो। ये बताएं कि जैसे आप जो टाइप आपने बताई कि वो लेटर ऑन अडल्टहुड में जाके वो अपीयर होती है, उसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं जी। अगर अर्ली इंटरवेंशन हो, कुछ ऐसे क्या मखसूस टेस्ट मौजूद हैं कि अगर वो बचपन में कर लिए जाएं तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये आगे जाके इसके अंदर ये प्रॉब्लम डेवलप होगा? नहीं, ऐसा जिस तरह का टेस्ट नहीं होता, क्योंकि जब इसका सिम्टम आना शुरू होता है ना तब हमें पता चलता है कि इस तरह के। अगर ब्लड टेस्ट कोई खुद करवाना चाहे, जिसमें CK एक एंजाइम होता है, केराटिन का इनेज एंजाइम है, अगर उसका कोई टेस्ट खुद करवा ले तो वो पता चल सकता है कि मसल में कितनी डैमेज आई है, तो फिर फर्दर डिजीज़ जो है वो डायग्नोज हो सकता है। उसके अलावा और टेस्ट होते हैं, लेकिन अगर वो कोई खुद करवाना चाहे या कोई सिम्टम अपीयर हो उसके चलने के जो पैटर्न है वॉकिंग में, तो फिर अगर कोई करवाना चाहे तो फिर पता चल सकता है। डॉक्टर साहब, अगर इसकी ट्रीटमेंट की तरफ हम आएँ तो जिस तरह आपने इसकी मुख्तलिफ टाइप्स बताई हैं, तो हर टाइप में डिफरेंट मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के, और वो क्या क्या हैं ज़रा मुझे बताएंगे हमें डिटेल से? वो हम जो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो फिर डिपेंड करता है कि पेशेंट टू पेशेंट क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। सही है। तो अगर तो सबसे पहले समटाइम कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें जो है वो उन्हें मस्कुलर पेन
और स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हमने पेन को मैनेज करना होता है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मोडालिटीज़ होती हैं, मशीन्स जो होती हैं, जिसमें हमारे पास टेंस होता है। टेंस जो होता है वो बेसिकली पेन को मैनेज कर रहा होता है, ताकि सबसे पहले हमारा एम यही होता है कि पेशेंट का जो पेन है हम उसे कंट्रोल कर सकें। उसके साथ साथ अगर हमने मसल को एक्टिवेट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट मोडालिटी होती है, जिसे हम EMS कह रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल मस्कुलर स्टिमुलेशन, जिसके थ्रू हम मसल को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों के बाद जो हम करवा रहे होते हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है रेंजेस ऑफ मोशन एक्सरसाइज। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में क्या होता है कि हम जो है वो डिफरेंट जॉइंट जो होते हैं, जिस तरह लेट्स सपोज मैं एल्बो की बात करूँ तो एल्बो पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है। इसमें हम क्या करवाते हैं, ये एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि जो हमारे पास कंट्रैक्चर हैं जॉइंट जो है वो स्टिफ ना हो, और फर्दर जो अगर जितनी लिमिटेशन आ चुकी है फर्दर लिमिटेशन जो है वो ना हो सके। उसके साथ साथ फिर हम एक और हमारे पास होती है स्ट्रेचिंग, जिसमें हम पेशेंट को, अगर तो पेशेंट खुद कर सकता है तो फिर हम उसे खुद एक्टिवली करवाएंगे, लेकिन अगर पेशेंट नहीं कर रहा तो फिर पैसिवली हम खुद उसे करवाते हैं। इन सब के बाद हमारे पास जो है वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज़ की मैं बात करना चाहूँगी। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज़ में क्या होता है कि जो वीक मसल्स होते हैं उनकी हम स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। स्ट्रेंथनिंग हम रेजिस्टिव्स के थ्रू भी करवा सकते हैं, कि हम पेशेंट को कहते हैं कि आप अपना ज़ोर लगाएं, मैं अपना ज़ोर लगाऊंगी और आपने उस पोजीशन को मेंटेन करना है। इससे मसल में जो है वो स्ट्रेंथ डेवलप होती है। उसके बाद हमारे पास आती है वेट लिफ्टिंग होती है। उसमें हम पेशेंट का जो है वो वेट पकड़ाते हैं, अगर तो वो इजीली कर लेगा तो वो जो है उसके थ्रू स्ट्रेंथ मसल में जो है वो डेवलप करवाते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स जो होते हैं, जिस तरह अगर फुट की मैं बात करना चाहूँ तो अगर हमारे मसल वीक होंगे तो फुट ड्रॉप जो है वो एक फैक्टर इसमें आ रहा होता है। फुट ड्रॉप के लिए हमारे पास एक जो है वो ऑर्थोटिक डिवाइस होती है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं, AFOs उन्हें कहते हैं, एंकल फुट ऑर्थोसिस, जिसके थ्रू जो होता है वो फुट की हम प्रॉपर पोजीशन जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं। इसके अलावा अगर मैं स्पाइन की बात करना चाहूँ तो स्पाइन में अगर हमारे पास पुअर पोस्चर डेवलप हो गया है मसल वीकनेस की वजह से, तो फिर हम उसमें ब्रेसेस जो हैं वो यूज़ करते हैं। बेल्ट्स होती हैं डिफरेंट जो कि पोस्चर को करेक्ट करती हैं। इसके अलावा हमारे पास बैलेंस, क्योंकि ज़ाहिर बात है मसल वीक हो रहे हैं तो ऑब्वियस बात है बैलेंस भी अफेक्ट हो रहा होगा। बैलेंस को हम मेंटेन करने के लिए बैलेंस बॉल्स होती हैं जिसके थ्रू हम बैलेंस को मेंटेन करते हैं। बैलेंस बीम है। उसके अलावा हमारे पास पैरेलल बार्स होती हैं जिनमें हम पेशेंट को वॉक करवाते हैं, और ताकि वो सामने मिरर होता है और साथ हमारे पास जो है वो पैरेलल बार्स होती हैं, पेशेंट्स को वॉक करवाते हैं ताकि वो जितना, और मिरर में इसलिए देखते हैं ज़्यादा फोकस होता है कि पेशेंट जो है जितना अपने आप को देखेगा मिरर में देखे तो वो एक बहुत अच्छी थेरेपी है, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही होती है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास जो होती हैं वो फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए, लाइक हमारे पास रिंग टॉवर है, हमारे पास डिफरेंट पैक्स एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम परफॉर्म करवाते हैं उनसे, ताकि अगर किसी की जो है हैंड्स के मसल वगैरह वीक हैं तो उससे उनकी इम्प्रूवमेंट आती है। इन सब के साथ साथ हम जो हैं वो हमारी कोशिश यही होती है कि मिरर थेरेपीज़ का जैसे मैंने आपको बता दिया, इन सब करवाने के बाद हमारी कोशिश ये होती है कि पेशेंट जो है वो मैक्सिमम जो है वो अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ कर सके और उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो मैक्सिमाइज़ हो जाए। सामईन मोहतरम, प्रोग्राम CTC टाइम आप समाअत फरमा रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 पे, और ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पे भी बराह रास्त नशर हो रहा है। हमारे वो सामीन जिनके पास इंटरनेट मौजूद है वो उस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेज पे एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एक फ़ायदा ये भी है फेसबुक पेज पे आने का कि ये प्रोग्राम आर्काइव में मौजूद होता है। अगर आप प्रोग्राम का कुछ हिस्सा नहीं सुन पाए या मिस कर चुके हैं प्रोग्राम, तो ये आप फेसबुक पेज को एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़रफ़िशा रियाज साहिबा जो फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में, और आज जो उनसे गुफ्तगू हो रही है हमारी वो हो रही है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर। तो इस पर बारी बातचीत चल रही है, कुछ लोगों के सवालात भी हैं लेकिन वो ज़रा आखिर में मैं चाहूँगा कि एंटरटेन करूँ। अभी जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि जिस तरह तो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में तो प्रॉपर प्रोफेशनल लोग हैं और प्रोफेशनल चीज़ों के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, एक्सपर्ट्स हैं। घर में अगर कोई बच्चा ऐसा है वो नहीं जा पाता किसी ऐसे इदारे में किसी भी वजह से, उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है या कहीं दूर है, किसी दूर दराज जगह पे है, तो आप घर में कैसे सजेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों को कैसे मैनेज किया जाए? अच्छा, घर में एक तो सबसे पहले आजकल जो है वो ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं जिसमें हम पेशेंट को गाइड कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट तरीका यही है कि हम पेशेंट को खुद जो है वो करवाएं,
तो होम सेशंस होते हैं आजकल बच्चों के, जो बच्चे असेस नहीं कर सकते या जो बच्चे बिल्कुल व्हील चेयर बाउंड होते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मतलब सिम्टम्स जो होते हैं ना वो वेरी कर रहे होते हैं। कुछ जो होते हैं वो चल फिर भी रहे होते हैं। तो हमारे जो एम होती है कि जो चल फिर रहे हैं ना उनको जो है मज़ीद जो है ना बेहतरी की तरफ लेके आए, ना कि व्हील चेयर बाउंड करें। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल व्हील चेयर पे होते हैं, वो नहीं आ सकते, तो उनके लिए हम होम सेशंस करवाते हैं। होम सेशंस में फिर जो हमारे पास डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि इजीली बच्चा जो है घर में कर लेता है, वो हम उससे गाइड करते हैं। इन सब के साथ कुछ असिस्टिव डिवाइसेस होती हैं। अगर तो बच्चा वॉक कर रहा है तो उसे फिर हम केन वगैरह के थ्रू साथ वॉक करवाते हैं ताकि बच्चे के जो फॉल के चांसेस हैं वो ना हो। उसके अलावा अगर तो व्हील चेयर पे है बच्चा तो उसकी जो है प्रॉपर पोजीशनिंग होनी चाहिए। और इसी तरह जिस तरह कोई बच्चा अगर नहीं आ रहा तो हम उसके घर में जाके सेशंस करवाते हैं, तो प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह उनके घर वालों को गाइड किया जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये इस तरह का डिज़ीज़ है कि जिसमें घर वालों को गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि अब जिस तरह एक जो है उसके इतने ज़्यादा मसल वीक हैं कि बिल्कुल बेड पे है, तो उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग हर हाफ आवर के बाद उसकी पोजीशनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर पोजीशनिंग नहीं करेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर अल्सर्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। उसके अलावा इसमें हमारे पास घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जिस तरह मिरर है तो हमारा फोकस होता है कि आपने मिरर में देख के इस तरह के एक्टिविटीज़ वगैरह करनी है। या घर में कोई भी अगर जो मसल है अगर टाइटनेस हो रही है तो हॉट पैक आपने किस तरह करना है, पहले वो सारा चीज़ें हम उन्हें जो है वो गाइड करते हैं। हमारे पास कुछ सवालात भी हैं। एक तो कुछ लोगों ने पसंद किया है प्रोग्राम को, मारिया नवाब साहिबा हैं, खनसा हैं, नईम शाह रियाज सऊदी अरब में हैं, और इन्होंने जो है वो एक सवाल भी किया है, वो मैं आखिर में सवालात जो है वो अपने रखूँगा। लेकिन एक सवाल जो मैं पहले करना चाहता हूँ वो ये है कि ये बताएं कि जैसे आपने ज़िक्र किया इसके कॉजेज़ में कि कोई ख़ास किस्म की प्रोटीन लैक कर रहा होता है बच्चा, जिसकी वजह से ये मसल वीकनेस आती है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मैंने आपको जैसे कि पहले बताया तो क्या इसके लिए कोई मखसूस डाइट प्लान होता है जो उसको कर सके, बहाल कर सके उस कमी को, या कुछ अद्वियात वगैरह का भी यूज़ होता है? सम टाइम इसमें जो है ना, अगर मैं चाहूँ मेडिसिन्स जो हैं वो इतना ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। अगर तो हम फिज़िकल थेरेपी, इसका बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो फिज़िकल थेरेपी। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे पेशेंट्स को उतना ज़्यादा वो फिट रहेगा, क्योंकि जो मसल्स हैं ना उनकी फ़िटनेस के लिए एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज होगी उतना ज़्यादा जो है वो बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन के मसल को थोड़ा सा रिलैक्स कर देगी, लेकिन इसमें ये होता है ना कि मसल के जो हैं वो सम टाइम कंट्रैक्चर बन जाते हैं, मसल स्टिफ हो रहा होता है। तो जितनी ज़्यादा उसकी एक्सरसाइज करवाई जाएगी, जितनी ज़्यादा जो है उसमें हम मोडालिटीज़ का यूज़ करेंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, उतना ज़्यादा जो है पेशेंट मोबाइल होगा। पेशेंट का इसमें मेन हमारा जो फोकस होता है कि पेशेंट को मोबाइल किया जाए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए। एक जो लिमिटेशन हो गई है उसे फर्दर प्रोग्रेस ना होने दिया जाए, और पेशेंट जो है वो खुद वॉक वगैरह कर सके, उसका बैलेंस इम्प्रूव करना है, उसके फॉल के चांसेस कम हो। इसके साथ साथ व्हील चेयर बाउंड नहीं करना हमने पेशेंट को, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर पेशेंट केन के साथ वॉक कर रहा है तो ये ना हो कि इतनी एक्सरसाइज वगैरह उसकी हो नहीं और व्हील चेयर टोटली बाउंड हो जाए। तो केन के साथ अगर है तो हमारा फर्दर होना चाहिए जो केन का यूज़ है वो ना हो और पेशेंट जो है वो इंडिपेंडेंट वॉक कर सके। और अगर जो है कई लोग होते हैं जो है वो इतना नोटिस नहीं करते, कहते हैं कि बस मेडिसिन ले ली तो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मैं आपको बताना चाहूँ तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ भी है। क्योंकि जैसे जैसे स्टार्टिंग हमारी हुई, हमारे थाई के मसल वीक हुए या अपर वीक हो गए मसल्स, तो ये प्रोग्रेस कर रही है, ये एक जगह पे रुकती नहीं है, वर्स हो रही है टाइम के साथ साथ। तो जब ये टाइम के साथ साथ वर्स होती है तो ये जो हमारे मेन ऑर्गन्स है, जैसे मैंने बात की थी कि अगर ये बैक को अफेक्ट कर ले तो फिर ये अल्टीमेटली हमारा जो ब्रीथिंग इश्यूज़ हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद जो होता है ये हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं अगर वो अफेक्ट हो जाएं तो ऑब्वियस बात है फिर कार्डियक मेडिसिन्स पे आ जाते हैं और ब्रीथिंग के इश्यूज़ हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसके रिजल्ट में फिर डेथ के चांसेस भी होते हैं, और क्योंकि लाइफ स्पैन भी थोड़ा कम होता है। सही है। अच्छा, नईम शाह जो पूछ रहे हैं कि जो थेरेपी है ये आपके ख्याल में किस हद तक बच्चे को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आ सकती है, कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी?
एक्सरसाइज की मैं बताना चाहूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लाइक अगर एक बच्चा है उसे स्टेयर क्लाइंबिंग में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है तो क्योंकि क्वाड्रिसेप मसल जो है ना वो हमारा वीक हो रहा होता है, तो जो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होती हैं ये बच्चे को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट कर देती हैं। बच्चा जो है विदाउट सपोर्ट के थ्रू जो है वो चलना शुरू कर देता है। अगर एक्सरसाइज नहीं होगी और बच्चा जो है वो टोटली व्हील चेयर बाउंड हो जाता है, क्योंकि डे बाय डे, क्योंकि ये एक ऐसा डिजीज़ है ना जो कि डे बाय डे प्रोग्रेस करेगा, ये बैक पे नहीं आता, वर्स हो रहा है टाइम टू टाइम। तो जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज होगी उतना ज़्यादा उसकी मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होगी, कंट्रैक्चर्स नहीं बनेंगे, जो मसल वीक हो रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, और जितनी ज़्यादा ज़हरी बात है ये सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी, बच्चा खुद इंडिपेंडेंट वॉक करेगा। अच्छा, एक और सवाल है, आसिफ ने सवाल किया है कि पेरेंट्स को कैसे पता चले अर्ली एज में कोई ऐसा कोई ख़ास क्या सिम्टम है कि देख के कि वो इसको ना ज़रूरत है कि हम इसको किसी ऐसे इदारे की तरफ लेके जाएं। अच्छा, इसमें मैं बताती चलूँ कि एक हमारे पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो होता है कि मसल में वीकनेस, जो क्वाड्रिसेप मसल होता है ना, इसकी अगर मैं बात करूं तो वो वीक होना शुरू होता है, तो बच्चों को जो है वो स्टेयर्स क्लाइंबिंग में इशू आ रहा होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बच्चे का गेट पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा हो, या ये मैं बात करना चाहूँगी डिफरेंट टाइप्स है ना, तो हर टाइप के फिर डिफरेंट होते हैं। जिस तरह डोशीन है तो डोशीन का तो वैसे ही बचपन में ही बिल्कुल अर्ली 2 ईयर्स की एज में जाके वो पता स्टार्ट हो जाती है, तो वो फिर तो उसके लिए तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट ब्लड टेस्ट ही हैं जो हम करवाते हैं। लेकिन अगर लिम्ब गर्डल की मैं बात करना चाहूँ तो उसमें जो हमारा गेट पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। फॉल होना, बच्चे को आप देखेंगे कि एट द एज ऑफ 23 राउंड अबाउट फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो फॉलिंग स्टार्ट होगी, क्वाड्रिसेप मसल की वीकनेस है, तो ये सिम्टम्स होते हैं कि बच्चे को जो है वो इस तरह के हैं। इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक हमारे पास साइन होता है जिसे गोवर साइन कह रहे होते हैं। इस साइन में क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना वो अपने हैंड्स और आर्म्स को यूज़ कर रहा होता है उठने में ताकि वो वॉक कर सके, तो ये एक साइन है जो कि हेल्प कर सकता है पेरेंट्स को कि वो डायग्नोज करवा सकें। अच्छा, सीडीसी में अगर कोई अपने बच्चे को दिखाना चाह रहा है या उसको वहाँ पे करना चाह रहा है, एंटर करना चाह रहा है किसी सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट क्या होती है, कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कैसे रब्ता किया जाए? जी, सीडीसी का हमारे पास जो फेसबुक है वहाँ पे पेज है, वहाँ पे सीडीसी का जो ऑफिशियल नंबर है वो भी मेंशन है। आप कॉल करके टाइम वगैरह ले लें, उसके बाद जो है सारी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, रीसेंट अगर बच्चे की कोई हिस्ट्री है, कोई भी डिज़ीज़ रहा है तो वो फाइल वगैरह लेके आएँ। उसके बाद प्रॉपर हम जो है वो असेस करते हैं, असेस करने के बाद फिर उनकी जो है वो ट्रीटमेंट प्लान फिर गाइड किया जाता है। अब जो फेसबुक पे हमें लोग देख रहे हैं तो वो नंबर एक टिकर की शक्ल में वहाँ पे चल रहा है, आप नोट कर सकते हैं। और जो रेडियो पे लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, सीडीसी का 0320 786 5333 0320 7865 333, ये नंबर है जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाई हमारे प्रोग्राम में। सामईन मोहतरम, प्रोग्राम सीडीसी टाइम आप समाअत फरमा रहे थे रिफा FM 102.2 पे। ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पे भी नशर हुआ और हमारे साथ मौजूद रही डॉक्टर ज़रफ़शान रियाज साहिबा जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में, और आज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर बड़ी डिटेल से हमें उन्होंने बताया, इन्फॉर्म किया क्या इसके सिम्टम्स हैं, कॉजेज़ क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए और इसी तरह घर में कैसे मैनेज किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारी गुफ्तगू रही। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमें मुआवनत हासिल रही हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान भट्टी को रिफा FM